हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव राजस्थान गंगा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग आज 3-4 दिन से आप लोग क्लास नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वेरी रियली सॉरी, बिकॉज मैं यहाँ पर था नहीं। आप लोग पता होगा कि मैं भी टूर के लिए विदेश यात्रा पर था और 4-5 दिनों से क्लास आपको मिल नहीं पाई। और फिर भी हमने देखा कमेंट सेक्शन में और ये भी देखा कि आप लोग वीडियो को फिर भी जो पिछला वीडियो था उसको बार बार यानी कि रिपीट करके ज़रूर देख रहे थे। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग चैनल पर जुड़े रहे और मेरा इंतज़ार भी करते रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और अब आ गए हैं अपने चैनल पर फिर से नए क्लास को लेने के लिए। आज का टॉपिक रहेगा एरियल हैलाइड। जैसा कि एल्किल हैलाइड पूरा हो गया, अब शुरू करते हैं हम एरियल हैलाइड। और पिछली क्लास जो आपने पढ़ा था वो एल्किल हैलाइड का एक कंपाउंड था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तक हमारी बात आपसे हो चुकी थी और अब आज जो शुरू होगा वो एरोमेटिक हैलाइड से शुरू होगा। क्या होता है एरोमेटिक हैलाइड, कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये सारी बातें मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो गाइज इस बात का भी ध्यान रखें, वही पुरानी बातें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा करके रखें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन पहले मिलती जाए। जो नए सब्सक्राइबर मेरे हैं वो ज़रूर बेल आइकन को दबा लें। पुराने वाले तो बिल्कुल ऑलरेडी वो बेल आइकन को दबा करके फिट हैं, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहता है। और लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ न कुछ लिखा करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और कहीं कोई समस्या हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है एरियल हैलाइड। एल्किल आपने पढ़ ही लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरियल हैलाइड। तो परेशान होने कोई बात नहीं, आज से फिर क्लास कंटिन्यू हो गया। जो पिछला छूट गया, मतलब छूटने का मतलब कि 4-5 दिन गैप हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सब क्लास चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज आप पढ़ेंगे एरियल हैलाइड या हाइलो एरिन नाम से जानते हैं उसको, हाइलो एरिन। क्या होता है हाइलो एरिन, किसे कहते हैं हाइलो एरिन, क्या होता है एरियल हैलाइड, ये सारी बातें बिल्कुल आपको एक एक व्यू से, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया एरीन, आपने देखा एरीन, एरीन का मतलब होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है बेंजीन। ये देख रहे हैं, ये है बेंजीन, ऐसे भी होता है बेंजीन और बेंजीन ऐसे भी होता है। ध्यान दीजिएगा, समस्याएं यहाँ ना पैदा हों। बेंजीन यह भी है और बेंजीन यह भी है। ये रिंग के फॉर्म में है, ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में है। यही पाई बॉन्ड जो है रिंग का फॉर्म ले लेता है। और ये भी एक बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये भी बेंजीन ही है। देखिए हम फिर वही बना रहे हैं, एक दो सॉरी, यहाँ पर कुछ पहले ऐसे बना लें, ये हो गया। यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बनों की श्रृंखला हो गई। एकांतर के बाद द्विबंध है, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ये हो गया। और प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। क्योंकि सारा खेल यहीं से है, आपको एरियल हैलाइड यहीं से समझ में आएगा। ये देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ इसको एक फार्मूलाइड के रूप में लिखे C6H6, ये हो गया बेंजीन। ये सब होते हैं एरीन, इसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, अभी उसे भी बताएंगे, लेकिन पहले इससे संतुष्ट हो जाइए कि वास्तव में बेंजीन यही। आप जरूर देखिए C6H6 ये भी है, C6H6 ये भी है, यह भी वही है और ये तो है ही। इसी को हम बेंजीन, इसी को एरीन, इसी को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें कुछ जुड़ भी जाता है हाइड्रोजन के हटने पर या इसमें एल्काइल समूहों को जोड़ देने पर या उसमें कोई और समूह को जोड़ देने पर, तब भी ये एरोमेटिक कंपाउंड रहते हैं यदि यहाँ पर बेंजीन रिंग उपस्थित हो।
मतलब कहने का है कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ, ये इस रूप में बेंजीन के साथ कोई भी चाहे पार्स साइड के रूप में जुड़े और चाहे न्यूक्लियस से जुड़े तो वह एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर बात तो हेलो एरीन की है, अब यहाँ पर सारी बातें हेलो एरीन से होंगी, हेलो कंपाउंड से होंगी। हेलो का मतलब आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब यदि बेंजीन से जुड़े हुए पाए जाएं, चाहे बेंजीन के साइड में जुड़े हों चाहे बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़े हों, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे हम कहें यहाँ पर H देख रहे हैं, यदि यही H विस्थापित हो जाए किसी के द्वारा, और किसी के द्वारा मतलब हाइड्रोजन के द्वारा, ये हट जाए, इसके स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसी कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेलोएरीन होगा। अच्छा, यह भी हो सकता है कि ये यहाँ डायरेक्ट ना जुड़ करके यहाँ पर इस फॉर्म में जुड़े। अब ये बेंजीन रिंग से, रिंग मतलब यही नाभिक, नाभिक ये नाभिक, इस नाभिक से डायरेक्ट नहीं अटैच है, बल्कि ये हाइड्रोजन किसी कार्बन से अटैच है, एलिफैटिक से अटैच है। एलिफैटिक वाला जो कार्बन है वो किसी बेंजीन के नाभिक से अटैच है। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि बेंजीन नाभिक से भी जुड़ सकता है और नाभिक के बजाय किसी एलिफैटिक समूह से भी जुड़ सकता है, ऐसे एलिफैटिक समूह से जो पहले से ही बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हुआ है। चलिए बस इसी पर चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ा सा नामकरण बताएंगे आपको, आप तत्काल जान जाएंगे कि एरोमेटिक ये कंपाउंड या हेलोएरीन किसे कहते हैं। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जैसे अगर हमने बताया कि ये जो हाइड्रोजन वर्ग के एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बेंजीन के न्यूक्लियस से भी, याद रखेंगे जब हम बार बार न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस का मतलब यही है, जैसे ये है, यदि क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो हमें ये मानना होगा वह बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात, हो सकता है बेंजीन के न्यूक्लियस से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, और यह भी हो सकता है कि बेंजीन के न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन समूह ना जुड़ करके किसी एलिफैटिक, ये वाला हिस्सा जो है वो एलिफैटिक है, एलिफैटिक है, एलिफैटिक भाग से जुड़ा होता है, फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, हेलोएरीन कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा हेलोएरीन वो साइड चेन्ड वाला हेलोएरीन होगा, मतलब साइड के रूप में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस से नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसी आधार पर हम ऐसे कंपाउंड को दो क्लास में बांट देते हैं। एक बांटते हैं जो न्यूक्लियस से अटैच हों, और एक दूसरा जो भाग होगा जो न्यूक्लियस से अटैच ना हो करके किसी ऐसे एलिफैटिक से अटैच होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच होते हैं जो पहले से बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। इसको दो वर्गों में बांटेंगे। पहला वर्ग बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ यही होगा और दूसरा वर्ग एग्जाम्पल के साथ ही होगा। तब बात आती कि इनका नामकरण करेंगे कैसे, चाहे आईयूपीएसी हो चाहे जनरल हो। वैसे ये जानिए कि बेंजीन में आईयूपीएसी नामकरण जनरल भी चल जाता है और आईयूपीएसी भी, मतलब आप कार्बन की संख्या को गिन करके भी गिनेंगे तो बेंजीन में कुल कार्बन की संख्या 6 ही होती है। उस आधार पर भी कह सकते हैं, आर्थो मेटा पैरा का सहारा भी ले सकते हैं अथवा स्पेशल नेम भी लिख सकते हैं। स्पेशल नेम का मतलब जैसे आप जानें कि ये जो लिखा गया कंपाउंड है OH डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप जब न्यूक्लियस से जुड़ेगा तो इसे हम एल्कोहल तो कहेंगे नहीं, उसे देखने में बिल्कुल एल्कोहल लग रहा है, ये फिनाल हो जाता है, ये हो जाता है फिनाल। अब पता चला कि यहाँ पर कोई क्लोरीन लग गया, अब क्लोरीन भी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे? अब नामकरण में मुख्य हम मान लेते फिनाल को, तो ये क्लोरोफिनाल हो जाता है। अब आर्थो मेटा क्लोरोफिनाल हो गया। बस यही सारी बातें हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको इसके नामनक्लेचर के बारे में बता देते हैं, कैसे इसका नामनक्लेचर करते हैं। आप उसी में आईयूपीएसी भी जानिएगा, उसी में जनरल नामनक्लेचर भी जानेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे दो वर्गों में बांट ही दिया गया है, अब उन दो वर्गों में देखते हैं।
जैसे एक है नाभिक प्रतिस्थापित, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूट। न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूट क्या होता, जैसे यहां पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, नाभिक से जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बोल दिए, ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और ये उतना इतना हिस्सा जो है वो बेंजीन का है, नाम इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर Br लग जाए तो आप बिल्कुल बोलेंगे यह होगा ब्रोमोबेंजीन, बिल्कुल आसान, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब यदि ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, अगर सेकेंड टाइप की बात करें, ऐसे कुछ हो जाए, Cl हो जाए, यहाँ पर भी क्या हो जाए, Cl हो जाए। अब दो बार चूंकि आपको Cl दिखाई दे रहा है तो अंकन कर लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे क्या, 1 2 डाई क्लोरो, देखिए ऐसे 1 2 दो बार है तो डाई क्लोरो बेंजीन। देखिए आराम से आप क्लोरो या हाइलो जिसको बोलते हैं उसको सफिक्स के रूप में लगाएंगे, लास्ट में बेंजीन जोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, दो बार क्लोरीन था तो डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। अब इसी प्रकार से यदि ऐसे कहीं हो जाए, Cl हो जाए, यहाँ पर Vr हो जाए, अब आप कहेंगे अब इसका नामकरण कैसे करें। देखिए नामकरण के इसके तरीके ये हैं कि आप चाहे क्लोरीन से अंकन करिए और चाहे ब्रोमीन से अंकन करिए, अल्फ़ाबेटली ध्यान दीजिएगा, नॉमेनक्लेचर के दौरान आप अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर करते हैं 1 और ये 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 ब्रोमो आ गया और ब्रोमो पहले लिखेंगे, पहले क्लोरो लिखेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट में तो पहले ब्रोमो ही आता है, इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि हम ब्रोमो की शुरुआत किए हैं और नंबर 2 दे दिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल इतना कि अगर सही आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो अल्फ़ाबेट को भी ध्यान में रखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले मिलता है नॉमेनक्लेचर में उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो, अब 1 पर है, 1 का कोई मतलब नहीं, आप लिखेंगे क्लोरो बेंजीन हो गया, ये हो सकता है। अथवा एक तरीका और बता दें आपको, जो हमने कहा था आर्थो पैरा मेटा का जो मैटर था, जैसे आपने इसे ही एक मान लिया, इसे आपने एक मान लिया, एक के जस्ट बगल 2 आया है और एक के जस्ट बगल 6 भी आया है, तो यहाँ पर जिसको आपने वरीयता दिया, आपने वरीयता दिया क्लोरीन को 1 नंबर मान करके। अब वरीयता के जस्ट बाद का जो समूह जुड़ा होगा वो आर्थो कहलाता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं आप आर्थो ब्रोमो और ये क्लोरो बेंजीन। आर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन जो है ये 2 नंबर पर नहीं, ये तुरंत बाद में है, जिसको आपने वरीयता दिया उसके जस्ट बाद यहाँ पर लिखा गया ब्रोमीन, इसलिए इसको हम बोलेंगे आर्थो ब्रोमो बेंजीन। चलिए अभी और आगे देखेंगे, अभी इसी पर हम बात करेंगे, जो हेडिंग पड़ी हुई है इसी पर अभी कुछ कंपाउंड्स और आपको मिलेंगे। जैसे ये भी हो सकता है ऐसे, यहाँ पर Cl कर दें, यहाँ पर भी क्या कर दें, Cl कर दें। अब ध्यान दीजिए दोनों Cl आमने सामने हैं। अब Cl जब आमने सामने है तो आप किसी को भी एक मान सकते हैं, किसी भी Cl को, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया और 6 कार्बन होता भी है। तो 1 पर और 4 पर आप लिखेंगे क्या, 1 4 एक मिनट, हाँ हो जाएगा। जैसे इसका नाम 1 4, फिर ये डाई और ये होगा क्लोरो
हाँ, अब लिखेंगे बेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन 1 नंबर पर और 4 नंबर पर बेंजीन है। और ये भी कह सकते हो, अगर आप आर्थोमेटा पैरा की भांति लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसके सामने आते आते यहाँ पहुँच गया सामने, 1 पर और 4 पर है। बिल्कुल ये जो पोजीशन होता है ये पैरा का पोजीशन होता है। तो आप पैरा पैरा लिख सकते हैं, या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, 2 बार क्लोरो, 2 बार ये बेंजीन है, तो आप लिखेंगे पैरा, हो गया पैरा, और 2 बार डाई, मतलब 1 बार डाई लिखेंगे, मतलब 2 बार क्लोरीन है, डाइक्लोरो बेंजीन। बिल्कुल आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। और भी कंपाउंड है, जैसे ये हमने ले लिया, ये हो गया Cl, और यहाँ पर हम कर दें CH3। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है CH3। CH3 का मतलब होता मेथिल। इसमें थोड़ा सा नामकरण का एक स्पेशल तरीका भी चुनेंगे, ये भी जानिएगा। जैसे IUPAC नामकरण को जब हम आपने को बताया था कि अगर कहीं एल्काइल और हैलाइड दोनों समूह दिखाई देते हों तो एल्काइल को वरीयता दिया जाता है, एल्काइल को कम से कम अंक दिया जाता है। अब आप एल्काइल को जब कम से कम अंक देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर से आएंगे लंबा खींचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखेंगे, अब पहले तो ये कन्फर्म हो जाए कि यह न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि ये जो एल्किल समूह देख रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरा वाला हाइड्रोजन भाग है, हाइड्रोजन भाग ये बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हुआ है। इससे ये मानेंगे हम कि ये न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है। उसके बाद यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ने के कारण वरीयता मेथिल ही पाएगा। उसके बाद एक बात और जो हमने कहा, स्पेशल नेम इसका क्या होगा, वैसे ये टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। यदि इसी को हटा दिया जाए तो ये स्पेशल कंपाउंड कैटेगरी में आता है, जिसका नाम टॉलुइन होता है। आप ये भी कह सकते हैं 2 क्लोरो, ऐसे 2 क्लोरो टॉलुइन, 2 क्लोरो टॉलुइन, या इसको बोलेंगे क्लोरोटॉलुइन, तब भी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप पोजीशन नहीं दिखाएंगे तो एक ही दिक्कत होगी कि किस पोजीशन पर, किस नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको आप मेंशन कर देते हैं तो क्लोरीन के स्थान का पता भी चल जाता है। 2 क्लोरोटॉलुइन मतलब कि मेथिल के जस्ट बाद ही कहीं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, जैसे या तो इधर है हुआ या तो इधर होगा, ये 2 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर को दर्शाने से इस बात का क्लियरेंस हो जाता है कि क्लोरो 2 नंबर पर है और ये है टॉलुइन। फिर आगे बात करें कि ये अगर आर्थोपैरा मेटा की बात करें, ये तो जो पोजीशन है ये सफिक्स का पोजीशन कह सकते हैं, क्योंकि आप टॉलुइन लिख रहे हैं, या इसको कह सकते हैं मेन क्रियात्मक समूह, तो बोल नहीं पाएंगे कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपने न्यूनतम अंक दिया, यानी कि वरीयतादार पोजीशन है। वरीयतादार पोजीशन मतलब हो गया कि कार्बन का अंकन आपने यहीं से किया, तो इसके बाद जो भी होगा वो आर्थो पोजीशन कहलाएगा। तो ये आर्थो क्लोरो हो गया, इसे बोलेंगे आर्थो क्लोरो। अब आप आर्थो क्लोरो के बाद भी लिख सकते हैं क्या? टॉलुइन, तो ही बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जाना कि जो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, जहाँ पर बेंजीन के नाभिक से कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ता है, तो उसका नामकरण हम इस प्रकार से करते हैं। अब दूसरा जो इसका भाग है वो ये हमें जानना है कि जब कोई न्यूक्लियस के साथ ना जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तब ऐसे में वो पार्ट 2 हो जाता है। चलिए उस कंपाउंड को लेते हैं, ऐसे में उसका नामकरण कैसे करेंगे जब ध्यान देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। थोड़ा सा ये एलिफेटिक टाइप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस से डायरेक्ट हाइड्रोजन समूह नहीं जुड़ता है। जैसे
बेंजीन हो गया, यहाँ पर CH2 और इसके साथ कोई जुड़ गया X, X का मतलब हाइड्रोजन। यह भी हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे जो X है ये नाभिक से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह CH2 इसके नाभिक से जुड़ा हुआ है। दूसरा कंपाउंड, एक ही बार में आपको ये सारी बातें क्लियर, ये हो गया। ये यहाँ पर CH और X2 कर सकते हैं, CHX2, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर तीसरा है ऐसे बेंजीन, यहाँ पर C, अब की बार सारे H गायब हो जाएंगे तो X3। चलिए अब इसका नाम क्या होगा। यहाँ पर ये कोई एल्किल जिससे केवल एक ही हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो और एल्किल नाभिक से जुड़ा हो। बात को ध्यान समझिएगा, जब कोई एलिफैटिक भाग, एल्किल भाग बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हो और उस एल्किल में केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन हो या जिसमें दो हाइड्रोजन हो, दोनों बात वही हुई कि या तो एक हाइड्रोजन हो, तो जब एक हाइड्रोजन होगा उसकी 3 वैलेंसियाँ फ्री होंगी, एक वैलेंसी जुड़ेगी किसके साथ, नाभिक के साथ, तब 2 फ्री होंगी। यदि 2 फ्री वैलेंसियों पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 फ्री वैलेंसियों पर हाइड्रोजन उपस्थित हो और उसके बाद हाइड्रोजन हो, 2 फ्री वैलेंसियों पर हाइड्रोजन उपस्थित हो और उसके बाद हाइड्रोजन हो और वह किसी बेंजीन नाभिक से जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंडों को बेंजिल कहते हैं। ऐसे कंपाउंडों को हम बेंजिल हैलाइड कहेंगे। अब चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे फ्लोराइड हो, वो बेंजिल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन के साथ जो 2 फ्री वैलेंसियाँ हैं उन दोनों पर हाइड्रोजन है और उसका अगला वाला जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है और जो मेन है वो नाभिक से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे में ये बेंजिल हैलाइड कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलेंगे बेंजिल हैलाइड। जैसे बेंजिल क्लोराइड हो सकता है, बेंजिल ब्रोमाइड हो सकता है, इसी प्रकार से जितने भी हैलाइड जुड़ेंगे उसका नाम हम इसी प्रकार से करेंगे। अच्छा, अब इसे हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर जैसे आपने बेंजिल कहा, फिर इसे परिभाषित कर दें। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, एक तो बिल्कुल बेंजीन के नाभिक से जुड़ी होगी एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से होगी और इसकी 2 वैलेंसियों पर हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। हम तो कहेंगे कि आप ऐसे कुछ समझिए कि जब किसी बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हाइड्रोकार्बन जिस पर केवल एक ही हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब किसी बेंजीन नाभिक से जुड़ा कार्बन जिस पर केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन उपस्थित हो और उसकी 2 अन्य वैलेंसियों पर हाइड्रोजन उपस्थित होता हो, तो इसे हम बेंजिल ना कह करके अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल। बस आप क्या करिए, Y के स्थान पर A कर दीजिए। ये बेंजल क्लोराइड, सॉरी हमने क्लोराइड बार बार नाम लिया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है। आप बेंजल डाई हैलाइड कह सकते हैं। बेंजल डाई हैलाइड, जब किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे क्या, बेंजल डाई हैलाइड। अब क्लियर हुआ ये कैसे। अभी फिर से एक बार कि जब किसी नाभिक से जुड़ा हुआ, बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ कार्बन अपनी 2 स्वतंत्र वैलेंसियों पर हाइड्रोजन रखता है, 2 स्वतंत्र वैलेंसियों पर हाइड्रोजन रखेगा, तब उसे हम बेंजिल बोलेंगे। और जब एक स्वतंत्र वैलेंसी पर हाइड्रोजन यानी कि एक ही हाइड्रोजन रखेगा तब उसका नाम बेंजल होगा। अब बात आती है, ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड जिसमें बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ कार्बन कोई भी स्वतंत्र हाइड्रोजन अपने वैलेंसियों पर नहीं रखता है, अगर नहीं रखेगा तो वैलेंसी को पूरा करेगा हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड को बेंजो कहते हैं। क्या कहेंगे, बेंजो। अच्छा, ये ऐसे लिख देते हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं नो हाइड्रोजन, यहाँ पर ना करके इस पर आपको करना है।
नो हाइड्रोजन। जब नो हाइड्रोजन होंगे तब इसी का नाम हो जाएगा बेंजो। बेंजो ट्राई 3 बार है, बेंजो ट्राई हाइलाइट। आपको क्लियर हो गया होगा कि कब बेंजो बोलते हैं। बेंजो की दशा में नो हाइड्रोजन, बेंजल डाई हाइलाइट की दशा में यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन होगा, और यदि 2 हाइड्रोजन उपस्थित हों तब हम उसे बोलेंगे बेंजिल। बेंजिल, अब डाई तो रह नहीं जाएगा, चाहे मोनो लिखिए या ना लिखें तो भी चलेगा, बेंजिल हैलाइड। तो इस प्रकार से इसका आईपीएससी नामकरण या अन्य नामकरण या सामान्य नामकरण के तरीके से हम बेंजीन के प्रतिस्थापित कंपाउंड का या बेंजीन न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूट का हम नामकरण कर सकते हैं। अब रही बात, थोड़ा सा आप जाने, ये तो बात क्लियर हो गई, बहुत छोटी सी बात थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। ये भूमिका थी कि आप जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हैलाइड पढ़ें तो इतना ज़रूर जाने, बड़ी बड़ी बात नहीं, ये सबको जानना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं था और नहीं तो बहुत कुछ था। अब आपको जो पढ़ाई करनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको बहुत अच्छे से हम बता देंगे, उसमें कोई कठिनाई आने वाली है नहीं। दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे, एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का। ऐसे कंपाउंड एरिल हैलाइड हैं जो आप देख रहे हैं। अब दोनों में कंपैरिजन करें कि एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड है क्या। अगर दोनों का हम अंतर जान लेते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और सब कुछ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। इसमें कुछ अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं जो कि एल्किल हैलाइड से भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, अब हम इस टॉपिक के ज़रिए समझने वाले हैं, और वो टॉपिक है CX बॉन्ड नेचर। हमने आपको शुरू में बताया जब आप एल्किल हैलाइड का टॉपिक देख रहे थे कि CX बॉन्ड नेचर हम इस जो आज पढ़ा रहे हैं इसमें बताएंगे, और वह समय भी आ गया है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ज़रा देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें आप देखिए कि क्या अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, RX वर्सेज ARX, मतलब एल्किल हैलाइड बनाम एरिल हैलाइड। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे CH3X दे दिया जाए, इसका मतलब हो गया C, इसके चारों वैलेंसियों को हम दिखा दें, यहाँ पर जुड़ा हुआ X, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पाया गया sp3 संकरण और CX बॉन्ड यही है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम एग्जाम्पल कुछ ऐसे कर दें, ये बेंजीन है, यहाँ पर भी है ये, और यहाँ पर जब है तो इसको आप ऐसे चाहो तो कर सकते हो समझने के लिए। जैसे कार्बन हो गया, चलिए ऐसे डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ पर ये C हो गया, और इसके साथ कोई जोड़ देते हैं X। देखिए 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी, इसमें एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। अगर संकरण की बात करें तो यहाँ पर पाया गया sp2। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यह भी कोई कंपाउंड है हैलाइड का, यह भी कोई कंपाउंड है हैलाइड का, लेकिन ये कंपाउंड जो हैलाइड का है ये एल्किल का है और ये एरिल का है। एरिल हैलाइड में आप देख रहे हैं कि sp2 संकरण पाया जा रहा है इसी कार्बन पर, मतलब उस कार्बन पर जहाँ से हैलोजन जुड़ा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं जहाँ से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन पर sp3 पाया जा रहा है। तो निश्चित है इसमें जो S कैरेक्टर होगा वो दोनों में अंतर पाया जाएगा। अगर हम S कैरेक्टर की इसमें बात कर लें तो 3 1 4, 1/4 गुणे कर लेते 100, मतलब कैसे 3 ये हो गया और 1 मिला के 4, और 4 में केवल एक हिस्सा इसका है, यानी कह सकते हैं लगभग 25% जो है S कैरेक्टर है इसमें। इसमें अगर बात कर लें तो कुल 3 हो गया, 1 हो गया, गुणे कितना 100, तो 33 3 99, लगभग 33% इसमें S कैरेक्टर आ जाएगा।
इसमें एस करेक्टर की बात करें तो लगभग 33% आ गया, इसमें एक्स करेक्टर की बात करें लगभग 25% आ गया। अच्छा है क्या एक्स करेक्टर? यस करेक्टर और संकरण से हम बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तय कर लेते हैं। जैसे जानकारी हमें मिल जाती है, जितना ही परसेंटेज कम होगा किसका, यस का, उतने ही बांड की लंबाई बढ़ेगी, और जितने ही बांड की लंबाई बढ़ेगी उतनी ही आसानी से ये CX बांड ब्रेक होगा। आसानी से इस बांड को हम ब्रेक कर सकते हैं जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई कब बढ़ेगी? जब S करेक्टर घटेगा। यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 33% है, और जब S करेक्टर बढ़ता है तो लंबाई उसकी कम हो जाती है, और जब लंबाई कम हो जाती है तो ब्रेक करना आसान नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया गया था, इसमें भी पाया जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पाया गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक पाया जाएगा। क्यों? यही सब तो आपको जानना है, क्यों इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पाया जाएगा और क्यों इसमें न्यूक्लियोफिलिक पाया जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक में देखा हमने कि बांड की लंबाई बढ़ जाती है, यहाँ पर बांड की लंबाई कम हो जाती है। अभी एक आपको और बात बताने वाले हैं जिसमें बांड की लंबाई बिल्कुल आपको कम दिखाई देगी, और बांड की लंबाई कम मतलब सिंगल बांड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। उससे जब कम देखेंगे तो डबल बांड मिल गया आपको, डबल बांड की लंबाई कम। और जब आपको पता है कि लंबाई बढ़ने से बांड बड़ी जल्दी ब्रेक होता है, कम एनर्जी पर ही ब्रेक हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये C और X के बीच में जब बांड ब्रेकेशन होगा तो X के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच करके बाहर क्यों ले जाएगा, यानी कि X समूह जो है इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो इसके पास पाया जाएगा पॉजिटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव नेचर, और पॉजिटिव के पास आएगा कोई नेगेटिव पार्ट, इसके हटने पर कोई नेगेटिव भाग आएगा जुड़ने के लिए, तो कौन होगा? वो न्यूक्लियोफाइल होगा। वो न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर ऐड होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो आसानी से ये बांड ब्रेक होगा और X इसको इलेक्ट्रॉनों को लेकर के गायब होगा और C के ऊपर पॉजिटिव नेचर आएगा, तो यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच होगा। ऐसा कहते हैं तो बस वहीं आप गलती कर जाते हैं। हम चाहते हैं वह गलती ना हो, ये वाली कि कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और गायब करके आप कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, यही गलत है। मतलब जैसे ये, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, जैसे ये कह दिया जाए कि ऐसे, जैसे RX था, आप उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाह रहे हो तो बहुत आसानी से आप RNU जोड़ दिए, बिना किसी टेम्परेचर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सॉल्वेंट के, बिना किसी प्रेजेंटेशन के, बिना किसी कैटलिस्ट के, आप बहुत आसानी से RNU बना दिए, चूँकि ये RX से X पार्ट गायब हो गया। लेकिन अब बात करते हैं AR मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से X को निकालने के लिए, और आप NU को जोड़ना चाह रहे हैं, तो बनेगा कंपाउंड ARNU, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अब ये जानिए कि यदि यह 90% बनता है तो इसका चांसेस केवल 10% है, और वह भी 10% इतनी कठिनाई से बनेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, किसी कैटलिस्ट को रखना पड़ेगा, किसी सॉल्वेंट को रखना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए, इसे मिलाने के लिए और अन्य प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जा कर के ये X गायब होगा, उसके स्थान पर NU जुड़ेगा। आज हम इसी बात को समझने वाले हैं, क्यों ऐसी कठिनाई आती है। तो आपने एक नाम सुना होगा रेजोनेंस, जिसको हिंदी में बोलते अनुनाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या अनुनादी घटना पाई जाती है। अनुनादी घटना अगर पाई जाएगी तो ऐसी दशाओं में इस NU का जुड़ना आसान नहीं होगा, और NU नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और मैं उसको साबित करता हूँ क्यों नहीं जुड़ेगा। और उसे साबित करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि कार्बन के पास, ये इसका कार्बन है एरोमेटिक का, के पास पॉजिटिव नेचर ना हो करके किसी हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, मतलब ARX पॉजिटिव। बड़ी अजीब बात है, यही आपको समझना है कि यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर प्लस और X के साथ क्या आया माइनस, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो X के पास प्लस आ गया। अच्छा, जब प्लस आ गया तो बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है।
न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। अब भाई जब नहीं होने वाला है तो किसके द्वारा होने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज पहुंचने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तब जा कर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम रेजोनेंस बता दें और हम इस बात की पुष्टि कर दें कि यहाँ पर जो आप माइनस देख रहे हैं, तत्काल रैंडम माइनस जो देख रहे हैं, वो रैंडम माइनस माइनस नहीं होता है, वह होता है प्लस। चलिए इसी बात की पुष्टि करते हैं और टॉपिक लेते हैं रेजोनेंस। ध्यान से समझेंगे आप लोग, रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही क्लियर करेगा और इसी से हम जस्टिफाई भी करने वाले हैं कि कैसे और कैसे यह यहाँ पर प्लस नेचर को दिखाता है, कैसे इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्यों यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। यही सारी बातें इसी टॉपिक के अंदर मिलने वाली। चलिए गाइस शुरू करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान दिए रहेंगे एक एक पॉइंट पर। चलिए जैसे ये देखेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं रेजोनेंस इन ARX, एरोमेटिक हैलाइड। चलिए ध्यान दीजिए, आसानी से आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि रेजोनेंस की घटना पाई कब जाती है। यहाँ X होगा, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7वां जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। एक बात खूब ध्यान सुनिएगा, रेजोनेंस मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का एक ही लाइन में हम परिभाषा बताने वाले हैं, एक ही लाइन में, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, डबल इलेक्ट्रॉन, और डबल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, हमने डीलोकेलाइजेशन बोला, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ही रेजोनेंस कहलाता है। और यही पाई इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके एक ऐसी दशा पैदा कर देता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से रोक देता है और शुरू करवाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, पेन अगर ना हो तो पेन ले करके तैयार हो जाइए, पेन कापी ले करके, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको यहाँ समझ गए तो फिनाल में फिनाक्साइड भी समझ जाएंगे और एमीन में जो NH2 ग्रुप जुड़ा होता है उसमें भी रेजोनेंस कराएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती जुलती मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, तो आपको एक बात ध्यान दिला दें कि पहले सिंगल बॉन्ड, क्या हमने कहा, पहले सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, पहले सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, और इस वाले पिछले सिंगल बॉन्ड पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन हो, कोई माइनस चार्ज हो, तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यदि ऐसे फॉर्म कहीं पर भी दिखाई दे तो बिल्कुल आंख बंद करके आप कह सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस 100% पाया जाएगा। यदि इस परिस्थिति को आपने कहीं पाया किसी भी कंपाउंड में कि सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के बाद कोई पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो रेजोनेंस पाया जाएगा। तो आप पहले चेक करके बताइए, चेक करके बताइए, बिल्कुल देख करके बताइए इस वाले कंपाउंड में क्या आपको कहीं ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है। एक बार देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड दिया गया है, हमने इलेक्ट्रॉन इसलिए लगा दिया कि आपको एक हिंट मिल जाए, तब फिर आगे चलते हैं हम। चलिए आप लोग पा गए होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफार्म तो है लेकिन लाइव प्लेटफार्म नहीं है ये कि हम आपका लाइव क्या कहते हैं कमेंट भी पढ़ सकें। आप कमेंट बाद में करके बताइएगा, इसी समय जब आप पढ़िएगा, जैसे ये मौका आएगा आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमको मिल गया, ये परिस्थिति हमको मिल गया। चलिए यहाँ पर अगर ये परिस्थिति मिलता है तो ये डिलोकलाइज्ड होगा, ये आकर के यहाँ पर पहुँचेगा और जब यहाँ पहुँचेगा तो इस पर बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये जब पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो ये फट से टूट जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई वाला यहाँ पहुँच जाता है। बस ऐसे ही परिस्थिति यहाँ पर भी करना है। चलिए शुरू करते हैं।
कि ये जो आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहुंचेगा यहाँ पर जब पहुंचेगा तो यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस का प्रतीक यही है अनुनाद का। ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो सिंगल बॉन्ड था ना, ये सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा ये टूट जाता है। ये बॉन्ड टूट क्यों जाता है, इसको क्या परेशानी आ गई? देखिए, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 5। और वी नो हियर दैट कार्बन हैज 4 वैलेंसी, नो 5, ओनली 4 वैलेंसी। यहाँ पर 5 वैलेंसी बन जा रही इसके आने से। भाई इसके आने से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड का नेचर आ गया। एक्स के पास अब 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गया, और इसके पास नेचर कैसा आ गया, पॉजिटिव। हमने बताया था कि हम पॉजिटिव ला करके दिखाएंगे, और समय भी आ गया आपको पॉजिटिव देखने का। पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यदि आ जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, 4 हो गया, 4 1 5। हमने कहा कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, ना कि 5। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया यहाँ, अब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा ये यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो बिल्कुल आप ऐसे रखेंगे और इस डबल बॉन्ड को हटा देंगे, और ये ऐसे जैसे था वैसे रह दी। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलिए, आगे चलने का मतलब डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने बिल्कुल इनिशियल में आपको बता दिया था। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पर है, ये उसके सामने डबल बॉन्ड है। फिर इसका डिलोकलाइजेशन होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे आएगा, ध्यान देने वाली बात है ये हुआ यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड है ही, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ एक्स, इसके पास है प्लस, और यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद ये जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसको कर देगा डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड होगा तुरंत ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहेंगे। तो जब नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो पाई वाला होगा वो इस पोजीशन पर आएगा, और स्थिति इसकी ये हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन पहले सिर पर बैठा था, सिर पर बैठने के बाद फिर आर्थो पोजीशन पर आया, आर्थो पोजीशन के बाद मेटा पर भी नहीं टिक पाया, वो चला गया पैरा पर, हम लोग पहुंच गए पैरा पोजीशन पर। फिर आगे एक कदम और बढ़ते हैं, एक कदम और बढ़ने के बाद फिर हम बनाते हैं बेंजीन। आपको साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड साथ एक्स है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर इस प्रकार से था। चलिए अब हम इसी को तोड़ें, चूँकि ये टूटने वाला है। ये डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टूट करके जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, 2 डबल बॉन्ड साथ नहीं रहेंगे तो ये टूट करके फिर ऐसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इसके टूटने पर। यह भी आपको परिस्थिति मालूम चल गई, 3 जगह पर इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हुआ है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस बिल्कुल एक एक लाइन से हो रहा है। फिर आगे चलते हैं, अब होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन बैठेगा नहीं, फिर यहाँ टूट जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये टूट करके ऐसे जो पहले जहाँ पर था, यानी कि फिर नीचे हम लेकर के आए, ऐसे करें तो ऐसे फिर ये हो गया, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और ये जो डबल बॉन्ड था उस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन टहल रहे थे वो भी आ गए पास में, और जो प्लस का नेचर था वो गायब हो गया, न्यूट्रल हो गया। आप देखा कि ये 3 परिस्थितियाँ ऐसी आईं, ये 3 परिस्थितियाँ, सेकेंड, थर्ड
और फोर्थ, ऐसी 3 परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन हम देख सकते हैं। और हमने कहा था, अब बताइए जरा आप लोग, जो हमने कहा था, क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आसानी से? बोलिए, क्या आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से करवा सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं ज़रूर जानूंगा कि आपके मन में यही चल रहा होगा, सर आपने शुरू में जो बताया उसकी पुष्टि हो गई, यानी जस्टिफाई हो गया कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती अटैक कराएंगे बहुत सारे उपयुक्त सॉल्वेंट के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, तो हो सकता है वो भी लगभग 10%, कोई 10% कंपाउंड बना सकता है, बिल्कुल माइनर बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में अच्छा होगा कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, भाई इसे हटाने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, सामान्य तरीके से यदि आप किसी कंपाउंड को देख करके चाहें कि अब क्रिया करवा दें, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए तो आपको हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, आप जानिए कि क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कंपाउंड कोई बनता है तो कैसे बनता है, क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा नहीं होता है। यदि आप इसे जान जाएंगे, यानी कि आप तर्क करना जान जाएंगे, तो रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैकेनिज्म जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इन तीनों पोजिशनों के बारे में बता दें। आज उतना डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए भूमिका तैयार जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी केमिकल प्रॉपर्टियां हम तय करेंगे सब इसी बेस्ड पर होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बांड की लंबाई कैसे घट रही है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डबल बांड आ गया, तो डबल बांड आ जाने से बांड की लंबाई सिंगल बांड की अपेक्षा जो होती हैं वो घट जाती हैं। हमने शुरू में बताया, एक बात ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर माइनस आना चाहिए, एक्स पर माइनस आना चाहिए, वहाँ पर प्लस आ गया, ये दुर्भाग्य है। तो इसी कारण से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हो करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसे हम अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक ना हो करके इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा, मतलब रिएक्शन करवाएंगे। क्यों होता है तो जान ही गए आप, क्योंकि यहाँ पर प्लस नेचर आ गया। ये हाइड्रोजन पर प्लस नहीं आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, जैसे एल्किल हाइलाइड में आया था, लेकिन इसमें रेजोनेंस की फिनोमेना पाए जाने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और बड़ी कठिनाई से न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डबल बांड आ जाता है। डबल बांड आने से इसके बांड की लंबाई कम हो जाती है, CX बांड की लंबाई, CX बांड की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पाया जाता है। तो बस ये सारी बातें, और भी जो लिगेंड कह सकते हैं लिविंग जो ग्रुप होते हैं, जैसे कुछ ग्रुपों की उपस्थिति होती है, ये सारी बातें भी होंगी जब केमिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के गायब होने वाले होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप EWG, ये अच्छे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को लेकर के जितने जल्दी खींच ले जाएगा, रिएक्शन उतना ही जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप का रोल खूब अच्छा होगा, इसमें आपको बताएंगे जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। अभी की ये केवल भूमिका थी ये, और भूमिका में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जान पाएंगे रिएक्शन कैसे कैसे पॉसिबल होता है। और कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। वैसे ही बेंजीन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, देख ही रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। यदि कोई ला करके और उसी पर इलेक्ट्रॉनों को रख दे तो रिएक्शन की ABCD हो जाएगी, रिएक्शन होने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है क्या होते हैं EWG, क्या होते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारी बातें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जरूर बताएंगे। बस आज इतना ही। आप इसको अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड में हो जाते हैं।
तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में करिएगा, प्रयास करिएगा, और प्रयास करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर, बिल्कुल वो आपके लिए खाली पड़ा रहता है। आप जितना चाहें उतना कमेंट करिए, उसके लिए कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत है नहीं, और कोई चार्ज लगता भी नहीं है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निःशुल्क है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल निःशुल्क है। वैसे मेरी क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है, बस केवल आप देखें वही समझ लीजिए शुल्क है, और नहीं तो निःशुल्क ही है। और बस इतना ही। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी था। तो बस आज की क्लास को यहीं पर बंद किया जाता है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और खूब मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, और रसायन गंगा के चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है कि जो नए सब्सक्राइबर, नए लोग जुड़ते हों, उनको तो हम तत्काल सब्सक्राइबर नहीं कहेंगे, लेकिन जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा कि जो भी कोई नया वीडियो जाने वाला होगा, वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहले पहुंच जाता है, तो आपके लिए वो सुविधाजनक हो जाएगा। अन्यथा नोटिफिकेशन ना जाने से आप जान नहीं पाएंगे कि क्लास कब चला कब नहीं चला। नोटिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है, और शेयर भी करने से वो थोड़ा सा ये होता है कि और लोगों को भी जानकारी हो जाती है कि रसायन गंगा चैनल पर इंटरमीडिएट के लिए, जेईई नीट के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए, जो भी उससे जुड़े केमिस्ट्री की टॉपिक्स आती हैं, वो इस चैनल पर उन्हें ज़रूर मिलेगी। यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको इन सभी परीक्षाओं के लिए मिलती रहेंगी। और तीसरी बात, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया, इससे हमें ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जो हम बता रहे हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। और चौथी बात रही कमेंट की। कमेंट में ये होता है कि आपको कोई समस्या हुई, आपने उसको किया, आपको अच्छा लगा, आपने उस बात को भी लिख दिया। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप, यानी कि यूट्यूब चैनल पर 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है सब्सक्राइब का, दूसरा है लाइक का, तीसरा है शेयर का, और सब्सक्राइब हमने बता ही दिया है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इसे आप ज़रूर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बस आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।